तो दोस्तों आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक के बारे में जो रिलेटेड एमसीक्यूज है जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका जो स्टेटमेंट है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो चारों आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख रहे हैं नॉस्टॉक के रिलेटेड, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहला देखिएगा, पैरामीशियम, पेनिसिलियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम, यानी कि ये तीनों जो होते हैं वो सेम संघ किंगडम को बिलोंग करते हैं। ठीक है। दूसरा है नॉस्टॉक एंड एनाबेना कम अंडर प्रोटिस्टा, क्या नॉस्टॉक और एनाबेना जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, लाइकिन इज अ सिम्बियोट एसोसिएशन ऑफ एन एल्गा एंड प्रोटोजोन, तो क्या ये सही है। चौथा देखिएगा, ईस्ट इज अ फंगस एंड इज यूज टू ब्रेड एंड बियर प्रोडक्शन, तो क्या ये सही है आपका आंसर। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड ये देखिए, ईस्ट जो है आपका, ईस्ट फंगस जो है ये आपके ब्रेड और बियर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंगस है। ठीक है, और सैक्रोमाइसिस के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं, बारबरी, सर्वेसे। तो सर्वेसे जो होता है ये ज़्यादातर आपके बियर प्रोडक्शन और ब्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साइनोबैक्टीरिया आर, तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजनेज, ऑप्शन नंबर बी है नॉन ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजनेज, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजनेज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नॉन ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजनेज। अगर आप जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इस पर आपको लगाना है एस्ट्रिक मार्क। ठीक है, चलिए अब आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका साइनोबैक्टीरिया है ये ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजनेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन, यानी कि जो ब्लू ग्रीन यानी नील हरित शैवाल होते हैं इसे आप किसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर सी है आपका फंज है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रायोफाइटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि प्रोटिस्टा जो होता है इसके अंतर्गत आता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यानी कि नील हरित शैवाल। प्रोटिस्टा की क्या खूबियाँ होती हैं गाइस, तो ये इसके सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन फुली फंक्शनल होते हैं। ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक। ठीक है, जबकि मोनेरन्स क्या होते हैं, सारे प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म्स अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद एंथोसिरोस इज, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखता है एंथोसिरोस के साथ में, वो कौन सा है। ठीक है, सिम्बियोसिस मतलब बोथ आर बेनिफिशियली, बोथ आर, वन इज बेनिफिशियल बट अदर इज नॉट हार्मफुल एंड नॉट बेनिफिशियल फॉर अदर। तो देखिएगा, पहला जो है आपका वो है स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर बी है नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर सी है यूलोथ्रिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉस्टॉक जो होता है वो एंथोसरॉस के साथ में सिम्बियोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एंथोसरॉस नॉस्टॉक के साथ में रहता है सिम्बियोटिक रिलेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन्स अ पोलर नोड्यूल ऑन बोथ एंड्स, यानी कि चारों स्ट्रक्चर में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि पोलर नोड्यूल उसके दोनों साइड में लिए हुए होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशंस। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हेट्रोसिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है हार्मोगोनिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका अकाइनिड्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेट्रोसिस्ट जो होता है आपने देखा है इस टाइप का हेट्रोसिस्ट का सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये किसी भी कोई भी, जैसे कि आपका फिलामेंटस एल्गी है उसके बीच जो सेलुलर इस तरीके से उनकी अरेंजमेंट होती है सेल्स की, तो इनके बीच में किसी भी सेल, कोई भी सेल जो होते हैं ना स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, एक सेल का किसी भी एल्गी का जो लगातार फिलामेंट है ना, इन्हीं फिलामेंट के बीच में अचानक कोई सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो इसे हेट्रोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है नॉस्टॉक फॉर्म्स, यानी कि नॉस्टॉक क्या बनाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका कंपाउंड कॉलोनी, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिंपल कॉलोनी, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉस्टॉक जो है सिंपल कॉलोनी बनाता है और कॉम्प्लेक्स कॉलोनी यानी कंपाउंड कॉलोनी भी बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द एंजियोस्पर्म कंटेन्स नॉस्टॉक एज एन एंडोफाइट। एंडोफाइट मतलब होता है ऐसा प्लांट्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर की तरफ, या प्लांट या ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, तो ये देखिए चारों ऑप्शन देख रहे हैं आप। चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है आपका गोनेरा मैनिकेटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्किस हाइपोगिया, ऑप्शन नंबर सी है मेलिया इंडिका, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे गोनेरा मैनिकाटा जो है इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है नॉस्टॉक के साथ में एंडोफाइट जो है इसके ऊपर रहता है। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म है आपका गोनेरा मैनिकाटा, और इसके ऊपर नॉस्टॉक जो है एंडोफाइट के रूप में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। कलर्ड पोर्शन ऑफ नॉस्टॉक सेल इज, यानी कि जो नॉस्टॉक सेल होती है उसका जो कलर्ड पोर्शन है वो किस नाम से जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका गोनोफोर, ऑप्शन नंबर बी है इनर सेंट्रोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका आउटर क्रोमोप्लास्ट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेंट्रल बॉडी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आउटर क्रोमोप्लास्ट जो होता है वही कलर्ड पोर्शन होता है नॉस्टॉक की सेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। हेट्रोसिस्ट ऑफ नॉस्टॉक आर। तो नॉस्टॉक का जो हेट्रोसिस्ट होता है किस टाइप का होता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका इंटर कैलरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ टर्मिनल एंड इंटर कैलरी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेट्रोसिस्ट जो होता है नॉस्टॉक के अंदर ये इंटर कैलरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर एब्सेंट पाया जाता है। तो देखिएगा सबसे पहला आपका ऑप्शन है वॉलवॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर सी है आपका एस्परजिलस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका यूलोथ्रिक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या है आपका एक प्रोटिस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती तो फिर इनके अंदर डिवीजन कैसे होता है, तो बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ का जो सेक्शन था ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गाइज इसी तरीके से हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उन सारे एरिया को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपने सेकंड सेक्शन पे आते हैं दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके जीआईसी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में आ चुके हैं, और हम ये वही सेक्शन के और सीरीज लेकर के चल रहे हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए सेकेंड सेक्शन के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पैरामीशियम से रिलेटेड जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आर ग्रुप्ड इन व्हाट, यानी कि एक कोशिकीय और एडवांस जो सेल्स होते हैं इन्हें आप किस समूह में रखेंगे। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोनेरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका फंजाई, और ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटिस्टा। अच्छा, कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम ये आर्की क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्ल वॉइस थे, कार्ल वॉइस, ठीक है, कार्ल वॉइस ने जो 3 डोमेन सिस्टम दिया था ना, 3 डोमेन सिस्टम, उनमें आपने दिया था, उसमें आपने देखा होगा कि एक बैक्टीरिया था, ठीक है, क्यू बैक्टीरिया, और एक आर्की था। तो जो आर्की जो होता है ना गाइज वो 3 डोमेन सिस्टम का एक पार्ट था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। किसने इसे दिया था 3 डोमेन सिस्टम, तो कार्ल वॉइस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पैरामीशियम जो होता है उसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका बॉडी सरफेस, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्यूडोपोडिया,
ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ऑस्मो रेगुलेशंस होती हैं पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन पैरामीशियम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन। पैरामीशियम के अंदर जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ पे स्टोर होती है, एकत्रित होती है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोन्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर डी है आपका मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोन्यूक्लियस। जैसे कि आप जानते होंगे कि पैरामीशियम जो होता है एक शू शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जो होता है वो ज़्यादा ब्रॉडर होता है और ऑस्मो रेगुलेशन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से ही होती है। और दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट। जो फाइलम प्रोटोजोन्स है उसे आपने किस कैटेगरी पे उसे क्लासीफाई किया गया था ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका साइज, ऑप्शन नंबर बी है आपका शेप, ऑप्शन नंबर सी है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियर और ऑप्शन नंबर डी है आपका लोकोमोटरी ऑर्गन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉन्जुगेशन एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन व्हाट। यानी कि कॉन्जुगेशन जो होता है एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का माध्यम होता है, तो किसके अंदर ये देखा जाता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सीलिएटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्लैजिलेटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सार्कोडिना और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पोरोजोआ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो सीलिएटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो आप फ्लैजिलेटा देख रहे हैं, सार्कोडिना देख रहे हैं, स्पोरोजोआ देख रहे हैं ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन पैरामीशियम फूड इज इंजेस्टेड थ्रू। यानी कि पैरामीशियम के अंदर जो फूड है वो किसके द्वारा इंजेस्ट किया जाता है, यानी कि अंदर अंदर लिया जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका साइटोप्रॉक्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका साइटोपाइज, ऑप्शन नंबर सी है आपका साइटोसोम और ऑप्शन नंबर डी है आपका साइटोफैरिंग्स। तो साइटोपाइज तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि एक ऐसा अपर्चर होता है बॉडी के पोस्टीरियर एंड में जहाँ पे कि वेस्ट मटेरियल जो होता है उसकी बॉडी से बाहर निकलता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स में एनस जो होता है फीकल मैटर को बाहर निकालने का काम करता है, सिमिलरली साइटोपाइज भी वही होता है। ठीक है, अब देखिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइटोसोम वो अपर्चर होता है जिसके द्वारा फूड इंजेस्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशन में देखेंगे, तो इसको आपको करना है एस्ट्रिक मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो गाइस, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। साइटोपाइज इज अदर थिंग एंड साइटोसोम इज अदर थिंग। ठीक है, दोनों दो डिफरेंट थिंग्स है। साइटोसोम के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स होता है ना खाने के लिए और वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए दो अलग अलग अपर्चर्स होते हैं, सिमिलरली पैरामीशियम के अंदर भी दो अलग अपर्चर्स होते हैं, साइटोसोम और साइटोपाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट। ट्राइकोसिस्ट जो होती हैं पैरामीशियम के अंदर, इनका फंक्शन क्या होता है। तो चार ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका रिप्रोडक्शन और ऑप्शन नंबर डी है आपका डिफेंस। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन यहाँ पे होता है डिफेंस। ठीक है, आपको पता है कि पैरामीशियम कई बार हमारे लिए फैटल साबित होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास एक लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में प्रेजेंट होता है ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, तो जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सीक्रेट करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैरामीशियम आर। तो पैरामीशियम जो होते हैं किस टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 होता है होलोफाइटिक, ऑप्शन नंबर बी है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना। ठीक है, अब एनाकोंडा वाला निगल जाना नहीं होता, मतलब आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा उसके बाद आप उसे निगल गए। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपने उसे कहीं और पे रख दिया स्टोर करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं। तो ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ होलोजोइक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि द ह्यूमन बींग्स आर हैविंग विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपका होगा होलोजोइक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका है पैरासिटिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पोरोबायोटिक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होलोजोइक इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, होलोजोइक इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन पैरामीशियम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय व्हाट, यानी कि पैरामीशियम के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और ग्रोथ जो होती है, वो ग्रोथ मतलब होता है विकास। तो विकास जो होता है, विकास की दर किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका माइक्रोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी है मैक्रोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी है आपका माइक्रोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए एंड बी बोथ, और लास्ट है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस के द्वारा बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रोथ और रेगुलेशन जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है, मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम पैरामीशियम के अंदर माइक्रोन्यूक्लियस करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन पैरामीशियम बोथ, अगला क्वेश्चन है आपका इन पैरामीशियम बोथ ऑटोगैमी एंड कॉन्जुगेशन आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट, यानी कि पैरामीशियम के अंदर जो ऑटोगैमी होती है और कॉन्जुगेशन होती है, इसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिजुविनेशन, ऑप्शन नंबर बी है जीन कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी कि जो एक क्या कहते हैं उसको, अर्धसूत्री, हैप्लॉइड को आप जो भी कहते हैं ना, हैप्लॉइड मतलब होता है एन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो एन टाइप ऑफ क्रोमोसोम जिनके अंदर पाए जाते हैं, अर्धसूत्री ऐसा कुछ कहा जाता है ना। तो वैसे दो गैमेट्स का फ्यूज़ करना, ठीक है, यानी कि जुड़ना, क्या कहलाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स, यानी कि दो इंडिविजुअल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि दो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करती हैं और इसीलिए कहा जाता है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, करीबन 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो आपके यहाँ पैरामीशियम टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने यहाँ पे कवर किए, ठीक है। और जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। और ये सेक्शन था आपका पैरामीशियम का, इसे यहीं पर देते हैं विराम। तब तक आप 10 मिनट के लिए पानी वानी पीकर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है, फॉर अ ब्रेक, और वीडियो को पॉज करके चले जाइएगा। फिर आ करके आप दोबारा से वीडियो को ऑन कीजिएगा तो वीडियो को फिर आपको वहीं से मिलेगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से भी कई सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड और पीजीटी के एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक से भी करीबन 10 या 15 क्वेश्चन हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और इनके साथ ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। सिर्फ आपके टीजीटी या पीजीटी नहीं, रेलवे में भी कई सारे क्वेश्चन जो है आ चुके हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रश्न पे बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक सेल का जो कंट्रोल सेक्शन है, कंट्रोल सेंटर है, जहाँ से वो इसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, इसे नियंत्रित किया जाता है, तो वो क्या होता है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। न्यूक्लियस के द्वारा सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो स्टोर करी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेकेंड थिंग इज कि सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, कंट्रोल एरिया, वो होता है आपका न्यूक्लियस। किन में? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। और
जितने भी यूकेरियोट्स होते हैं अगर उनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है तो सेल को कहा जाएगा यूनिन्यूक्लिएट, और कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो सेल कहलाएगी आपके मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड ब्लड सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट इन नेचर। तो आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आरबीसी ह्यूमन बींग्स के बारे में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आरबीसी जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन को सिर्फ उस नज़रिए से देखते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी बनते हैं। तो अगर आप इसको जनरलाइज फैक्ट की तरह देखें ना तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा टिपिकल हो जाएंगी। तो चलिए फिलहाल इस टाइप पे दो ही ऑप्शन बनते थे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होता, ठीक है, तो दो ही ऑप्शन की तरह इसको देखिए कि क्या ट्रू है और या फिर फॉल्स है। तो 4 ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए आपका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल्स। आरबीसी जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, हाँ न्यूक्लिएटेड ज़रूर होती है। ठीक है, न्यूक्लिएटेड ये मल्टी नहीं होती, न्यूक्लिएटेड हो सकती है किस में, लामा जो कि ऊँट की प्रजाति होती है उसके अंदर जो उसके आरबीसी पाई जाती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा, कई बार ऐसा आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि जब नई नई आरबीसीज बनती है तो उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। यस गाइस, लेकिन जब मेचोरिटी की तरफ बढ़ती है आरबीसी तो यहाँ से न्यूक्लियस जो होता है धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव टू न्यूक्लियाई, यानी ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेरी सिंपल, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उस पर आपने कई सारी चीज़ें समझी होंगी। अगर आपने थॉरली क्वेश्चन को पढ़ा होगा, आंसर को समझा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। ठीक है, हम यहाँ पे 4 ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमीबा और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैरामीशियम। ठीक है, तो चलिए एक हिंट हम आपको दे देते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाया जाता है जिसके अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, तो पहला उसके अंदर जो होता है वो होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के जो फंक्शन होते हैं वो वेरी डिफरेंट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर सी है आपका साइटोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूक्लियर एनवेलप। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मतलब ये नहीं है कि आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है इस पे भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि पाया नहीं जाता। तो साइटोप्लाज्म तो सेल का हिस्सा होता है ना गाइस, ये आपका न्यूक्लियस है और ये जो आपका कहलाता है नहीं होता आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में 2 लेयर्ड जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म को लिमिट करने का जो है वो काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बाकी देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट था हमने यहाँ पे सारा आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो आप चारों स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है न्यूक्लियस लैमिना के बारे में, यानी न्यूक्लियस की लेयर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी है मेड अप ऑफ लैमिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर डी है इट हैज़ बाउंडेड विद द राइबोसोम्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर लामिना होता है वो दो लेयर्स के द्वारा कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्लैरिफिकेशन के रूप में देख लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि यहाँ जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये
जो न्यूक्लियस होते हैं उसको बाउंड करके रखते हैं। तो करेक्ट इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी। तो न्यूक्लियस के बारे में जो आपने न्यूक्लियस लामिना के बारे में जो यहाँ पे इनकरेक्ट थिंग थी वो यही थी कि राइबोसोम्स के द्वारा जो न्यूक्लियस है वो बाउंडेड होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ जब राइबोसोम्स की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि 70S और 80S टाइप के जो है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये होता है प्लांट्स के लिए और ये एनिमल्स के लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। एक सिंगल राइबोसोम है तो राइबोसोम्स अगर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, एक गुच्छे में पाए जा रहे हैं लीनियर फैशन में, तो आप इसे कहेंगे पॉलीसोम्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। पॉलीसोम्स बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे पूछा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ विच इज़ नॉट प्रोटीन फैक्ट्री, तो अब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, राइबोसोम्स है या पॉलीसोम्स है, सबका फंक्शन तो वही है ना गाइस। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, दोनों का आंसर जो है वो सिमिलर ही है। ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट ग्रुप में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपसे कि न्यूक्लियर लैमिना जो है वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट तो होता है लेकिन आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना जो है एक नेटवर्क होता है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट के द्वारा वो कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर साइड। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है ये न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो इसके अंदर जो लैमिना होता है ना, इसको डिलिमिट करने का काम कौन करती है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे सेल वॉल होती है ना सेल के बाहर, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। नेम द स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू ट्रांसफर माइक्रोमॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ना इनके बीच में की बात की जा रही है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर पोर, ऑप्शन नंबर सी है सीलिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेंट्रीओल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर सी है आपका साइटोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूक्लियर एनवेलप। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मतलब ये नहीं है कि आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है इस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि पाया नहीं जाता। तो साइटोप्लाज्म तो सेल का हिस्सा होता है ना गाइस, या आपका न्यूक्लियस है और ये जो आपका कहलाता नहीं होता आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में 2 लेयर्ड जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है साइटोप्लाज्म को लिमिट करने का जो है वो काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बाकी देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट था हमने यहाँ पे सारा आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो आप चारों स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है न्यूक्लियस लैमिना के बारे में, यानी न्यूक्लियस की लेयर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी है मेड अप ऑफ लैमिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर डी है इट हैज़ बाउंडेड विद द राइबोसोम्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर लामिना होता है वो दो लेयर्स के द्वारा कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्लैरिफिकेशन के रूप में देख लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि यहाँ जो राइबोसोम्स होते हैं ना ये जो न्यूक्लियस होते हैं उसको बाउंड करके रखते हैं। तो इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी। तो न्यूक्लियस के बारे में जो आपने न्यूक्लियस लामिना के बारे में जो यहाँ पे इनकरेक्ट थिंग थी वो यही थी कि राइबोसोम्स के द्वारा जो न्यूक्लियस है वो बाउंडेड होता है। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ अच्छा जब राइबोसोम्स की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि 70S और 80S टाइप के जो है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये होता है प्लांट्स के लिए और ये एनिमल्स के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। एक सिंगल राइबोसोम है तो राइबोसोम्स अगर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, एक गुच्छे में पाए जा रहे हैं लीनियर फैशन में, तो आप इसे कहेंगे पॉलीसोम्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। पॉलीसोम्स बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे पूछा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ विच इज़ नॉट प्रोटीन फैक्ट्री, तो अब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, राइबोसोम्स है या पॉलीसोम्स है, सबका फंक्शन तो वही है ना गाइस। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, दोनों का आंसर जो है वो सिमिलर ही है, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट ग्रुप में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपसे कि न्यूक्लियर लैमिना जो है वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट तो होता है लेकिन आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर लैमिना जो है एक नेटवर्क होता है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट के द्वारा वो कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर साइड। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है ये न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो इसके अंदर जो लैमिना होता है ना, इसको डिलिमिट करने का काम कौन करती है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे सेल वॉल होती है ना सेल के बाहर, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। नेम द स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू ट्रांसफर माइक्रोमॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ना इनके बीच में की बात की जा रही है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर पोर, ऑप्शन नंबर सी है सीलिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेंट्रीओल। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉट योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स मतलब देखिए ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा मिस्टेक हर जगह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रहे हैं। करेक्ट आंसर है आपका न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर पोर ही वो ऐसा पैसेज है जिसके थ्रू जो इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल्स है साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस उनका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि न्यूक्लियर पोर्स जो होती है ना वो न्यूक्लियर एनवेलप जो होती हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, इनको डोली पोर कहा जाता है, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना इनको ट्रांसफ़र करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर क्या है, एक पार्ट होता है आपकी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर जो एक पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, इसे आप न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेम द सिग्नल विच हेल्प्स प्रोटीन टू मूव इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि आपको वो सिग्नल बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जीआईसी एग्जामिनेशंस, ठीक है। जीआईसी थोड़ा टफेस्ट लेवल का एग्जाम माना जाता है टीचिंग के लेवल पे। तो आप ये देखिएगा कि इस लेवल के जो क्वेश्चन है आपके जीआईसी में आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, नेम द सिग्नल विच हेल्प्स प्रोटीन टू मूव इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो चारों आपके ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका नॉच सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी है पैराक्राइन सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल और लास्ट है आपका केमिकल सिग्नल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो होता है इसकी हेल्प से जो प्रोटीन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर मूव करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जीआईसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है इसे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो काम होता है न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस पोर के थ्रू। तो ये जो आपका पूरा फंक्शन है ये करता है आपका न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, ठीक है। इसके अलावा ये जो सिग्नल्स होते हैं ना स्पेसिफिक होते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंसेस के लिए, यानी कि हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग सिग्नल जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस विच डिसअपियर्स इन द लेट प्रोफेज एंड रीअपियर्स इन द टेलोफेज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपके सेल साइकिल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके इस न्यूक्लियस के सेक्शन से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों रेस्पेक्ट से आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि न्यूक्लियस की जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है लेट प्रोफेज, उस टाइम पे ये जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक, चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूक्लियर पोर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि न्यूक्लियोलस जो है वो लेट प्रोफेज में जो है वो डिसअपियर हो जाता है और जब टीलोफेज आता है उस टाइम से दोबारा से रीअपियर हो जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोलस जो होता है आपके न्यूक्लियस का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, और यही जो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजन रीजन जो है क्रोमोसोम्स का, उसको कंट्रोल करने का काम करता है और ये डिसअपियर हो जाता है लेट प्रोफेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता कब है, जब टीलोफेज स्टार्ट होता है तब। ठीक है, किसमें, सेल डिवीजन में। ठीक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए, आपके पीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था और हो सकता है आप इसे अपने टीजीटी के एग्जामिनेशंस में भी देखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्रोमेटिन थ्रेड्स। तो क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड्स के लिए कौन सा चारों में से कॉन्सेप्ट है जो कि एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी है दीज आर हाईली कॉल्ड कंडेंस्ड डीएनए। ऑप्शन नंबर सी है इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस और ऑप्शन नंबर डी है आपका इट कंटेन्स सिंगल डीएनए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए और प्रोटीन का, ये इसके रेस्पेक्ट में क्रोमेटिन थ्रेड्स के रूप में इसे गलत माना जाता है। ठीक है, तो अगला है देखिए आपका दीज आर हाईली कंडेंस्ड डीएनए, ये भी सही है आपका। इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, वेरी करेक्ट। लास्ट है आपका इट कंटेन्स अ सिंगल डीएस डीएनए, तो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके पहले एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है, ये इनकरेक्ट होता है इन रिस्पेक्ट टू क्रोमेटिन। ठीक है, और क्रोमेटिन में आपका क्या है, लेस कंडेंस होता है, एक्सटेंडेड डीएनए होता है और हाईली कंडेंस डीएनए इज क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमेटिन को क्या कहा जाता है, लेस कंडेंस, और जो आपका हाईली कंडेंस होता है वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका विच रीजन ऑफ क्रोमेटिस इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट, यानी क्रोमेटिन का ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका न्यूक्लियोइड, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर डी है आपका यूक्रोमैटिन और ऑप्शन नंबर डी है आपका हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे जो आपका लास्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट, यानी जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो यहाँ पे लेट फंक्शन करते हैं या फिर वहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, एक डार्कली स्टेन्ड और हाईली कंडेंस्ड रीजन होते हैं किसके, क्रोमैटिन के। ठीक है, और जनरली ऐसा माना जाता है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस सेक्शन के रिगार्डिंग जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमने डिस्कस कर लिया, जितना आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और न्यूक्लियस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, या जिस तरह जो इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर सकते थे आपके एग्जामिनेशन में, वो यही सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।